हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट लेकर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता हो गया है कि वैकेंसी जो है आपकी आने वाली है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिस पर कितना लगभग जो है आपको यहाँ पर 58,737 पोस्ट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब तैयारी आप तेजी से कर दीजिए, क्योंकि इसके आप फॉर्म भरने तक के 2 माह का ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा। आपको तैयारी करने का सिर्फ और सिर्फ 2 माह ही मिलेगा। अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भर 1 माह फॉर्म भराएगा, इसके बाद 2 महीना आपके पास टाइम रहेगा। इससे ज़्यादा वो टाइम बिल्कुल नहीं देगा। जान लीजिए कि अब आप कमर कस लीजिए, आप तैयारी तेज कर दीजिए, और अब अगर डिलाई करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आप जान ही रहे हैं, हम आपको कोई ना कोई वीडियो आपको डेली प्रदान कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, अब आप हिलाई बिल्कुल न करिए। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। बताइए, कच्चे फलों को कौन सी गैस से पकाया जाता है? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका कौन सा यानी अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या इथिलीन? तो कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इथिलीन। तो एथिलीन जो है कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला है क्या भाई? C2H4। ठीक है, और अमोनिया आप जानते हैं NH, इसका NH3। ठीक है, अमोनिया का केमिकल फार्मूला है। और एसिटिलीन, एसिटिलीन का क्या है भाई? C2H2। ठीक है, C2H2। ठीक, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें? तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। चीता, शेर और बिल्ली एक ही जीवित प्राणियों से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है, कह रहे हैं कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर तीसरा का कौन सही हो जाएगा? कहीं न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पर ऑक्सीसोम में? तो कौन सा हो जाएगा भी? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही, फोटोसिंथेसिस द्वारा ही पौधे जो है अपने भोजन का निर्माण करते हैं। देखिए, इसमें जो है वायु से क्या लेते हैं भाई? CO2 लेते हैं, और क्या लेते हैं? रूट से क्या लेते हैं? H2O लेते हैं, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक, और सन की उपस्थिति में, तो ये अपना क्या बनाते हैं? हाइड्रेट बनाते हैं, C6H12O6, जिस ग्लूकोज बनाते हैं, और क्या मुक्त करते हैं? O2 मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार ये रिएक्शन भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे कि जिसके ग्रंथ में, सॉरी, क्या है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। मतलब किसके ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन यहाँ किया गया है? तो बताइए भी, करें कि भास के, शूद्रक के, विशाखदत्त के या अश्वघोष के? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? तो किसके भाई? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाखदत्त के। विशाखदत्त के ग्रंथ में इसमें जो है इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कौन विशाखदत्त किसमें क्या लिखे हैं? ये मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? ठीक है, तो ये विशाखदत्त है। ठीक है, किसने लिखा भाई? विशाखदत्त। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, आइए देखिए, एक और यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, अश्वघोष, कौन सा भाई? ये अश्वघोष की एक रचना है, बुद्ध चरितम। क्या भाई? बुद्ध चरितम। ठीक है, तो बुद्ध चरितम किसकी रचना है भैया? अश्वघोष की है। हाँ, अश्वघोष की। और शूद्रक की एक याद रखना, ये पूछा जाता है, मृक्ष कटिकम। ठीक है, ये किसकी रचना है? ये आपकी शूद्रक की है। तो यहाँ से आपकी इन रचनाओं को इंपॉर्टेंस है, ये आपसे पूछी जाती हैं। तो ये तीनों रचनाएं आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो है किससे ग्रंथ है? ये विशाखदत्त। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो थोड़ा से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं, बस जल्दी से। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म आप जानते हैं 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जो इनके मंत्री आप जानते हैं चाणक्य थे, जिन्हें आप कौटिल्य भी कहते हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। और इनकी एक पुस्तक आप याद रखिएगा, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और यह किससे संबंधित है? यह राजनीति से संबंधित है। ये भी पूछा गया है कि जो
चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वह किससे संबंधित है? तो ये आप राजनीति से संबंधित है। ठीक है, देखिए जो इनका जो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का, और ये जो है मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? 322 में, 322 ईसा पूर्व में जो है ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, इनके समय में एक यात्री आए थे मेगस्थनीज। ठीक है, कौन? मेगस्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है भाई, इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, और चंद्रगुप्त की मृत्यु आप जानते हैं 298, क्या भाई? 298 ईसा पूर्व में, कहा? श्रवण बेलगोला में इनका मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, बताइए। तो अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो कौन सी है भाई? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राकृतिक भाषा का। और इनके शिलालेखों में अगर पूछा जाए किस लिपि का प्रयोग किया गया, तो ये ब्राह्मणी लिपि का, ये भी याद रखिएगा। ठीक है भाई, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग इनके शिलालेखों में। यानी कि कितने जानते हैं आप? 14 शिलालेख है ना। एक पूछा जाता है 13वां शिलालेख के बारे में। 13वां शिलालेख के बारे में, इसमें जो है कलिंग के युद्ध होने से इन्हें ये जो है युद्ध से संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। ठीक है, तो कलिंग युद्ध आपसे पूछा जाता है कब हुआ था भाई? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसल थी। क्या भाई? तोसल। तो इन्होंने तोसल पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में अशोक ने आक्रमण किया था। ठीक है, ये गद्दी पर कब बैठे थे? 269, ठीक है, ईसा पूर्व में बैठे थे। ये अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक, तो इतने आप इतना याद रखेंगे तो आपको काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये बताइए सही कौन सा हो जाएगा इसमें? जल उन्नत प्रबंधन, बताइए। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। अब धौलावीरा से, ठीक, तो ये कहाँ है भैया? ये आपका गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, लोथल भी आपका कहाँ है? गुजरात में है। और यह जो है एक बंदरगाह है। ये पूछा गया। कालीबंगा पूछा गया है भाई कई बार। तो ये कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और ये तो याद रखना भाई, आलमगीरपुर को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये यूपी का है और ये मेरठ में है। ठीक है, मेरठ का एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। लोथल कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। आलमगीरपुर मेरठ में। ठीक है, इनको स्थान भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका, कह रहे कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन कहाँ किए थे भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत का जो है प्रथम जो है विश्वविद्यालय, ठीक है, था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुई थी। और यह जो है नालंदा जो है भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय था और प्राचीनतम। ठीक है, तो डिनो। अब यहाँ से एक आता है कि हेनसांग किनके समय जो है ये जो है भारत आए थे? ठीक है, किस राजा थे? तो आप याद रखिएगा किनके भाई, ये आपको किनके समय में आए थे? किनके समय में आए थे? ये हर्षवर्धन के समय में आए थे। हर्षवर्धन के समय में आए थे। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय में हेनसांग जो है चीनी यात्री भारत आए थे। ये भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। कहाँ भाई इन्होंने किस विद्यालय में अध्ययन किए थे? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला। कहने कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए भाई, भारत का गवर्नर जनरल सिपाही विद्रोह के समय कौन था? तो कौन थे भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो देखिए कब हुआ था? ये 1857 को जो है ये सिपाही विद्रोह हुआ था, जिन्हें हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं, जो मेरठ से छावनी से शुरू होती है और ये मंगल पांडे द्वारा शुरू होती है। ठीक, तो ये आपका 1857 की क्रांति है। और यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनते हैं कि जैसे आपसे पूछ लेता है कि बरेली से 1857 की क्रांति के समय क्षेत्र रक्षण कौन कर रहे थे? तो ये कौन कर रहे थे भाई? खान बहादुर खा। ठीक है, और फैजाबाद से मौलवी अहमद अल्लाह, फतेहपुर से अजीमुल्ला थे। ठीक है, और इलाहाबाद से लियाकत अली थे। झांसी से आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर से नाना शाह थे। ठीक, दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। तो इनको याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न करें कि 1857 के विद्रोह के समय में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, तत्या टोपे को। तत्या टोपे को जो है बंदी बनाकर अंग्रेजों द्वारा इन्हें क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। देखिए ये धोखा देने वाले कौन आदमी थे भाई? ये मान सिंह थे। कौन थे भाई? मान सिंह थे। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा, मान सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखिए कह रहे कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था, बताइए। देखिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी नमक कानून तोड़ने के लिए, तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा आंदोलन उनसे संबंधित था, तो कौन सा था भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई, ये 1930 में, ठीक है। तो महात्मा गांधी के कुछ आंदोलन देख लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी का पहला जो आंदोलन था वो चंपारण था। कब था, चंपारण 1917 में किए थे, ठीक है, 1917 में किए थे। और खेड़ा जो है कब किए थे, 1918 में। और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब किए थे, 1918 में, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन कब किए थे भाई, 1920 में। असहयोग आंदोलन भी इसी समय किए थे, 1920 में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब किए थे, 1942 में, ठीक। ये महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन थे जो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहे कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है, बताइए भाई। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता किसने लिखा है भाई, ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा भाई, सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12। देखिए क्या कह रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। देखिए आपको अब यहाँ कूट दिया सूची से मिलाने का आता है ना, देखिए करेक्ट सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, ठीक है भाई। चलिए तो करें कि कॉफी बोर्ड ये कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है, ये बेंगलुरु में है, ठीक। तो आपका एक का पहले से जाएगा। अब रबड़ बोर्ड कहाँ है, ये आपका कहाँ है, ये आपका जाके आपका तीसरे में जाएगा, कुट्टाम में, केरल में, ठीक है। और चाय बोर्ड कहाँ है भाई, चाय बोर्ड आपका कोलकाता में है। और तंबाकू बोर्ड कहाँ है आपका, ये आपका दूसरे से जाएगा, डी का गुंटूर में, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ ध्यान देना है कि कौन सा हो जाएगा। चलिए तो आइए देखते हैं इसका कूट भी देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा, बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, क्या भी बी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कहाँ पर अधिकतम है। देखिए पहला तो आप जानते हैं एमपी में है, ठीक है, जिसमें कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है और भारत में सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेश में। देखिए कहाँ है भाई, तो ए नंबर सही हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम। आगे देखते हैं। कहने कि संविधान का 98वें संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है भाई, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से संबंधित है, ठीक है। यह 2012 में संशोधित हुआ था, 98वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इस प्रकार बी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तरह की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आपको 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। कह कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है, ये नहीं, 301 अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित नहीं, या जो है भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य संभोग मुक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका नहीं, गलत हो गया। दूसरा कहें संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं, हाँ ये आपका सही है। सेकंड नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही है, ठीक है, सेकंड वाला आपका सही है। अगला करें कि देखिए ये जो है 44वें संविधान संशोधन 1978, ठीक है, हुआ था, जिस कारण से ये संपत्ति का अधिकार अब क्या बन गया है, एक विधिक अधिकार हो गया, जो अनुच्छेद 301 ए में रख दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा सही हो गया। तीसरा करें भारत के संविधान में अनुच्छेद 301 केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थापित किया गया था। देखिए मोरारजी देसाई के थे उस समय, ठीक। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 2। अगला है भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं वाला आपको बताना है, ठीक है। कहें कि 1 जो है संवर्ती सूची का, ये आपका सही सुमेलित है। शेयर बाजार संवर्ती सूची का नहीं, ये संघ सूची का है। क्या भाई, संघ सूची का है। तो आपकी 3 सूचियां है ना, तो शेयर बाजार क्या है, संवर्ती सूची का ना होकर संघ सूची का है, तो ये आपका नहीं सुमेलित है, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, ये सही है, तो आपका बी नंबर आपका सही नहीं है, ठीक है। अगला है करें कि भारत के उपराष्ट्रपति को
पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो ये कहाँ किया जा सकता है अभी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में। ठीक है, तो आर्टिकल जो है 63 में, आर्टिकल 63 में भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, और इनका आर्टिकल 63 से 66 तक क्या है? राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ, सॉरी, उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए भाई, देखिए यहाँ पे आपको सूचियां मिलाना है। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। प्रश्न आपका बड़ा है भाई, छोटा करना पड़ेगा। चलिए आप देखिएगा, चलिए कह रहे हैं कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो किससे हो जाएगा? तो ये आपका दूसरे से जाएगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपका बी नंबर किससे जाएगा? कहें अनुच्छेद 15। तो ये अनुच्छेद 15 आपका किससे जाएगा? किससे जाएगा? ये आपका पहले से जाएगा। अनुच्छेद 15, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 16 किससे जाएगा? सी नंबर। तो ये आपका चौथे से जाएगा। देखिए अभी 14 दिख नहीं रहा। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन नियुक्ति से, आगे देखते हैं अभी। देखिए अनुच्छेद 17 जाएगा क्या? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत से भेदभाव कोई नहीं करेगा। अनुच्छेद इसमें है भाई 17 से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आइए देखते हैं, इसका कूट दिया है यहाँ पे। तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला भी। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। देखिए विचार आपको करना है। करेक्ट, देखिए करेक्ट, कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो आपको उपयुक्त में से खरीफ की फसलें कौन सी हैं ये आपको बताना है। क्यों भाई? खरीफ की फसलें इसमें से कौन सी हैं ये आपको बताना है। देखिए तो आप जानते हैं सरसों जो है ये रबी की फसल है। क्या? ये रबी की फसल है। तो जिसमें जिसमें आपका 4 नंबर होगा वे तो आपका कट गया। ठीक है, देखिए कपास आपकी खरीफ की फसल है, मूंगफली, मक्का। तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 जो है ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में तीन प्रकार की आपकी फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, चना, मटर, आपका गेहूं, ये आपकी रबी के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये तो गलत कह रहे हैं ना। कब हुआ था भाई? ये आपका 1 जनवरी 1949 को ये राष्ट्रीयकरण हुआ था ना। तो ये तो गलत कह रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगर करें भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? चलिए ये दिखा देते हैं। तो कौन सा जाएगा भाई? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से हुई नहीं। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी स्थापना जो है 1935 में, 1935 में, अधिनियम 1934 का 1935 में इसकी जो है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की। ठीक, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कह रहे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है। तो ये बताना है ये आपका कहाँ स्थित है। तो कहाँ? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पटियाला, पंजाब। ठीक, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कह रहे कि नेशनल पुलिस अकादमी स्थित है। तो ये कहाँ है भी? तो ये आप याद रखिएगा, हैदराबाद में है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे कि रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, तो रडार का आप रडार का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक, तो इस प्रकार आपको रेंजिंग, इस प्रकार आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म। चलिए तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए इसका किया जाता है। ठीक है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए कह रहे हैं कि आपको मिलान करना, निम्न कौन सा सुमेलित, देखिए नहीं सुमेलित है, तो आपको इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ ध्यान देना है। चलिए
देखिए कह रहे यूरेनियम झारखंड से, ये आपका सुमेलित है। मोनोजाइट जाइट केरल से ये संबंधित है। लिग्नाइट्स तमिलनाडु में, भाई ये आपका जानते हैं कोयला है, ठीक है। तो ये देखिए पेट्रोलियम कह रहे हैं झारखंड से, तो ये आपका सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं सुमेलित है। अगला है यानी कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो किसने बनाया था आप जानते हैं भी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अगला है यानी कि कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मार के तौर पर उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है भी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें जस्ता एवं मैग्नीज युक्त रसायन को से। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कह रहे कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कि महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मनाली कुल्लू में, ये आपका सही है। राजा जी नेशनल पार्क देहरादून उत्तराखंड, ये सही है आपका। करें केवला देव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर में, ये भी आपका सुमेलित है। करें कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर, ये आपका नहीं सुमेलित है। ये कहाँ है भी, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में है, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। करें कि डीडीटी की खोज वर्ष 1939 में किसने की थी, बताइए, तो किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, पाल मूलर ने इस डीडीटी की खोज की थी। ये जो है एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप फुल फॉर्म भी याद रखिए, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। तो इसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। आइए अगला देखते हैं। करें कि नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित कर देती है। नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मिली प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है भी, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, मेटहीमोग्लोबिनीमिया, ये नामक जो है रोग क्या हो जाता है अगर नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमि का जल को दूषित कर देती है, ठीक है। अगला है वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं भी, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, अधिक आम्लता बनाते हैं, ठीक है। अगला है कह रहे कि जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार कौन से हैं, तो आपको बताना है जीएसटी के निम्न से कौन सा प्रकार है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस जीएसटी, सी जीएसटी और आई जीएसटी, ठीक है। जीएसटी आपके में सिलेबस में भी रखा गया था पिछले साल, तो इससे प्रश्न भी आए थे, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कब इसका हुआ था, 1 जुलाई 2017 में यह जो लाया गया था, और किसे 101वां संविधान संशोधन, और किस आर्टिकल में प्रावधान है, 279A में, ठीक है। और ये आपके 3 हैं, यस जीएसटी मतलब यह राज्यों द्वारा जो होता है, सी केंद्र द्वारा जो कर इकट्ठा किया जाता है, और आई जीएसटी जो है एकीकृत माल और सेवा टैक्स है, जो अलग अलग राज्यों के बीच होता है, ठीक। तो ये कैसा है आपसे पूछा जाएगा, जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, ये जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष आप समझ रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है और प्रत्यक्ष कर होता है। देखिए प्रत्यक्ष कर मतलब जिसपे डायरेक्ट लगता है, ठीक है, वही आदमी को देना है, और अप्रत्यक्ष कर है जिसे कोई दूसरा इसको पे करता है। जैसे आप गए फॉर्म भराने, तो आपने जो भी टैक्स लगा तो ये आप दिए ना, अप्रत्यक्ष कर हो गया। और जैसे जो कोई तुरंत उस पर ही लग रहा है टैक्स, तो वो हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। जैसे मान लीजिए कर्मचारी है, काम कर रहा है, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है, तो वो डायरेक्ट में अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो किसी दूसरे से नहीं ले रहा ना, आप स्वयं दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि पीरियोडिक टेबल निम्न में से किसने प्रतिपादित की थी, तो बताइए भी, तो किसने, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेंडेलीव ने ये पीरियोडिक टेबल इन्होंने परमाणु भार के आधार पर इन्होंने बनाया था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है किस आधार पर, ये परमाणु क्रमांक के आधार पर है, ठीक है। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर, 20 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य की पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है, इसको आपको बताना है, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, कन्नौज में। देखिए इसकी स्थापना जो है 25 फरवरी 1975 ईस्वी में इसे एक संग्रहालय के रूप में स्थापना की गई थी। इसे बाद में 29 फरवरी 1996 को जो है इसे क्या कर दिया गया, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो इसका आपका डी नंबर आपका सही है।
अगला है, कह रहे कि सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। तो सैयद सलार मेला हर साल कहाँ लगता है, ये हर साल मई के माह में लगता है और ये बहराइच में लगता है। अगला है, भा, भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो भारत कला भवन ये कहाँ स्थित है भाई, ये आपका बी नंबर हो जाएगा, बनारस या वाराणसी, दोनों ऑप्शन रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा बनारस में या वाराणसी, तो बनारस में। अगला है, विकिपीडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है। कौन है भी, तो आपका ए नंबर हो जाएगा, लैरी सिंगर और जिमी वेल्स। आखिरी प्रश्न है भी, कह रहे कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति निम्न में से कौन से हैं जिन्होंने ऑस्कर एवं नोबेल दोनों पुरस्कार जीते हैं। तो ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शा। ये जो हैं एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने ऑस्कर एवं नोबेल दोनों पुरस्कार जीते हैं। तो इस प्रकार आपके प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो अगर हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और देखिए अब आप कमर कस लीजिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा 1 माह 15 दिन हो सकता है आपका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको 2 माह का समय भी मिलेगा। तो आप ढिलाई मत करिए, ऐसा मत करिए कि जैसे आ जाता है तो 2 रोज आदमी 2 रोज बहुत तेज़ी से मेहनत करता है, फिर इसके बाद डाउन हो जाता है। तो मेहनत लगातार करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलो।